नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर की समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल एमपी टीचिंग पर अपलोड कर रहे हैं। यदि आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 1 है वास्तुनिष्ठ प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है केंद्रीय ब्रेल मुद्रायन किस शहर में स्थित है? तो उत्तर है केंद्रीय ब्रेल मुद्रायन देहरादून में स्थित है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकें और अध्ययन सामग्री छापने का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। दूसरा है आधुनिकरण से क्या आशय है? तो रूढ़िवाद और पुरानी विचारधाराओं को त्याग कर वैज्ञानिक, तार्किक और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना आधुनिकरण कहलाता है। कारण है शिक्षा में आधुनिकरण का अर्थ नवीन शिक्षण विधियों जैसे गतिविधि आधारित अधिगम और तकनीकी का प्रयोग करना है। तीसरा है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान की 7वीं सूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिक्षा को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में रखा गया है। चौथा है लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। शिक्षा में लोकतंत्र का अर्थ कक्षा में बाल केंद्रित और भयमुक्त वातावरण स्थापित करना है। पांचवा है बहुस्तरीय शिक्षण किसे कहते हैं? तो जब एक ही शिक्षक एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं या अलग अलग अधिगम स्तर वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाता है तो उसे बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। शिक्षकों की कमी वाले प्राथमिक विद्यालयों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जहां सहपाठी शिक्षण बहुत उपयोगी होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट मानना था कि ज्ञान बालक के भीतर पहले से मौजूद है, शिक्षक का काम केवल उस अंतर्निहित पूर्णता को बाहर लाने के लिए उचित वातावरण देना है। दूसरा है समाज व्यक्ति को प्रदान करता है। तो उपरोक्त सभी तो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और सामाजिकरण के लिए समाज सुरक्षा, न्याय और शांति तीनों तत्व प्रदान करता है। तीसरा है निम्न में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। चौथा है वैश्वीकरण का उद्देश्य। उपरोक्त सभी तो वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया का संतुलित विकास करना, व्यापार का उदारीकरण करना और आर्थिक समानता लाना है। पांचवा है चित्रांकन यानी माइंड मैप संबंधित है तो सक्रिय अधिगम प्रविधि से। माइंड मैपिंग एक सक्रिय और बाल केंद्रित शिक्षण प्रविधि है जिसमें बच्चे किसी विषय विभिन्न पहलुओं को फ्लोट चार्ट या चित्र के रूप में स्वयं जोड़कर सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन सन कब में हुआ था? तो 1993 में हुआ था। एनसीटीई अधिनियम 1993 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत इस वैधानिक संस्था का गठन हुआ था। दूसरा है बालक की प्रथम पाठशाला देश है। तो उसकी प्रथम पाठशाला है उसका परिवार। बालक का औपचारिक सामाजिकरण और मातृभाषा का विकास सबसे पहले परिवार से ही शुरू होता है। तीसरा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन देश में प्रारंभ हुआ था। तो 1994 में प्रारंभ हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए डीपीईपी योजना 1994 में शुरू की गई थी। चौथा है भारत एक देश है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। पांचवा है वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका देश के रूप में है तो सुविधादाता के रूप में है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान थोपने के बजाय एक सुविधादाता है जो बच्चों को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देता है। प्रश्न क्रमांक 4 है अति लघुत्तरी प्रश्न। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उपाय लिखिए। तो उत्तर है सामाजिक विषमताओं यानी असमानताओं को दूर करने के प्रमुख उपाय हैं। पहला है समावेशी शिक्षा, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना। दूसरा है समान अवसर, पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और उचित संसाधन उपलब्ध कराना। तीसरा है जागरूकता, खेल विधि और सामूहिक गतिविधियों द्वारा समाज में समानता का संदेश देना। प्रश्न क्रमांक 5 है चेतनशील बुद्धिजीवी का अर्थ लिखिए। तो चेतनशील बुद्धिजीवी का अर्थ है समाज की किसी भी परंपरा या विचार को अंधभक्ति से न मानकर उसे तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर परखना। यह शिक्षा द्वारा व्यक्ति में सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। प्रश्न क्रमांक 6 है अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद के कोई 2 कार्य लिखिए। तो उत्तर है अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद के 2 मुख्य कार्य निम्न है। पहला है खेल नीतियों का निर्माण, राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए नीतियां बनाना। दूसरा है प्रशिक्षण व सहायता, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजना और उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण व छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना। प्रश्न क्रमांक 7 है सामाजिक स्तरीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य पूरे समाज को धन, शक्ति, जाति या व्यवसाय के आधार पर उच्च और निम्न वर्गों यानी स्तरों में विभाजित करने की व्यवस्था से है।
यह समाज में असमानता पैदा करती है जिसे शिक्षा द्वारा कम किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, शालेय संस्कृति की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो शालेय संस्कृति की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है भय मुक्त वातावरण, बाल केंद्रित और सकारात्मक सीखने का माहौल हो। दूसरा है अनुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित नियम हो। तीसरा है सहयोग, शिक्षकों और छात्रों के बीच सहयोगात्मक अधिगम हो। चौथा है सामुदायिक जुड़ाव, शाला प्रबंधन समिति के साथ सकारात्मक संबंध हो। प्रश्न क्रमांक 9 है, मध्याह्न भोजन योजना के लाभ लिखिए। तो मध्याह्न भोजन योजना के मुख्य लाभ निम्न है। पहला है नामांकन व उपस्थिति में वृद्धि, गरीब बच्चों का स्कूल में ठहराव बढ़ा है। दूसरा है पोषण स्तर में सुधार, पौष्टिक भोजन से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। तीसरा है समानता, सभी जाति के बच्चे एक साथ भोजन करते हैं जिससे भेदभाव दूर होता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो उत्तर है वैश्वीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है तकनीकी विकास, विश्व की नवीन शिक्षा व तकनीक का लाभ उठाने के लिए। दूसरा है आर्थिक उन्नति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के हेतु। तीसरा है विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है, इसका महत्व समझाइए। तो शिक्षा का सार्वजनिकरण, इसका अर्थ है देशों के सभी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के 100% अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके 3 चरण हैं, सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक ठहराव। महत्व, यह लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों को समझते हैं। इससे बाल श्रम का अंत होता है। यह देश के आर्थिक विकास और कुशल मानव संसाधन के निर्माण की नींव है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, शिक्षा के सार्वजनिकरण की क्या आवश्यकता है। तो उत्तर है शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है संवैधानिक दायित्व की पूर्ति, आरटीई एक्ट यानी अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। दूसरा है सामाजिक न्याय, सदियों से पिछड़े वर्गों, दलित, आदिवासी व बालिकाओं को मुख्य धारा में लाकर सामाजिक समानता स्थापित करना। तीसरा है रूढ़िवाद का नाश, निरक्षरता के कारण पनपने वाले अंधविश्वासों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रजातंत्र के गुण लिखिए। तो प्रजातंत्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है समानता, प्रजातंत्र में कानून की नज़र में सभी नागरिक समान होते हैं, किसी भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और सरकार की आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। तीसरा है जन कल्याण, लोकतांत्रिक सरकार सीधे जनता के प्रति जवाबदेही होती है, अतः यह लोक कल्याणकारी नीतियां जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देती है। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो लोकतांत्रिक मूल्यों में विकास के लिए शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है आदर्श नागरिकता का विकास, बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। दूसरा है स्वतंत्र सोच, बच्चों को रटाने के बजाय गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों में स्वयं निर्णय लेना सिखाना। तीसरा है नेतृत्व क्षमता, विद्यालय में बाल संवाद और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में कुशल नेतृत्व और सहिष्णुता के गुण विकसित करना। प्रश्न क्रमांक 13 है, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के मुख्य कार्य लिखिए। तो राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति 1959 के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला है नीतियों का सुझाव, महिला शिक्षा के विकास हेतु केंद्र राज्य सरकारों को आवश्यक नीतियां सुझाना चाहिए। दूसरा है समस्याओं का निवारण, बालिका शिक्षा के मार्ग की बाधाओं जैसे रूढ़िवाद, असुरक्षा का अध्ययन कर समाधान खोजना। तीसरा है जन जागरूकता, समाज को बालिका शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाना। चौथा है आर्थिक सहायता, महिला शिक्षा संस्थानों को आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने की सिफारिश करना। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य, कृषि, रसायन और पर्यावरण के क्षेत्र में उच्च स्तरीय अनुसंधान करना। दूसरा है औद्योगिक विकास, देश के उद्योगों को तकनीकी सहायता और नई मशीनों के मॉडल प्रदान करना। तीसरा है नवाचार का लाभ, प्रयोगशाला की वैज्ञानिक खोजों को समाज और बाजार तक पहुंचाना। चौथा है प्रतिभा प्रोत्साहन, युवा वैज्ञानिकों को रिसर्च फेलोशिप और अनुदान प्रदान करना। प्रश्न क्रमांक 14 है, वंचित बालकों से क्या अभिप्राय है, उनकी शैक्षिक समस्या लिखिए। तो वंचित बालक वे बालक हैं जिन्हें सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक कारण से सामान्य जीवन जीने और शिक्षा प्राप्त करने की बुनियादी सुविधाओं से दूर रखा गया है, जैसे झुग्गी झोपड़ी या आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे। शैक्षिक समस्याएं, पहला है अनुसंधानों की कमी, गरीबी के कारण पाठ्य पुस्तक, अच्छी यूनिफॉर्म और शैक्षिक सामग्री का अभाव। दूसरा है हीन भावना, उच्च वर्ग के बच्चों के साथ पढ़ने पर हीन भावना और आत्मविश्वास में कमी का शिकार होना। तीसरा है शैक्षिक पिछड़ापन, घर पर पढ़ाई का उचित वातावरण न होने के कारण अधिगम स्तर कमजोर रह जाना। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, अपवंचना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपवंचना का बालक की शिक्षा पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला है ड्रॉप आउट दर में वृद्धि, आर्थिक तंगी के कारण से बच्चे प्राथमिक शिक्षा को पहले ही पढ़ाई छोड़ बाल मजदूरी में लग जाते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास में बाधा, घर पर भाषाई वातावरण न मिलने के कारण
कक्षा में इनकी समझ और भाषा का विकास धीमा हो जाता है। तीसरा है अपव्यय और अवरोधन। विद्यालय में बार बार फेल होना और एक ही कक्षा में रुके रहना अपवंचना का सीधा परिणाम है। प्रश्न क्रमांक 15 है शालेय संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो शालेय संस्कृति की अवधारणा, शालेय संस्कृति विद्यालय के अंतर्निहित मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं और व्यवहारों का वह समूह है जो स्कूल के संपूर्ण वातावरण को आकार देता है। जिस प्रकार हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, उसी प्रकार हर विद्यालय का अपना एक सकारात्मक और या नकारात्मक व्यक्तित्व होता है। पहला है भौगोलिक वातावरण, स्कूल का भवन, कक्षा की सजावट और खेल मैदान। दूसरा है सामाजिक वातावरण, प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्रों का आपसी लोकतांत्रिक संबंध। तीसरा है शैक्षिक वातावरण, कक्षा में बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है शालेय संस्कृति की मुख्य विशेषता लिखिए। तो एक आदर्श सकारात्मक शालेय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, स्कूल की हर नीति और गतिविधि बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास को केंद्र में रखकर बनाई जाती है। दूसरा है सकारात्मक संबंध, शिक्षकों और छात्रों के बीच डर का नहीं बल्कि मित्रवत और मार्गदर्शक का संबंध होता है। तीसरा है सहयोगात्मक कार्य, शिक्षक एकाकी काम करने के बजाय आपसी सहयोग से नई शिक्षण विधियां साझा करते हैं। चौथा है सुरक्षा, बच्चे स्कूल में स्वयं भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूर्णतः सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है शिक्षा और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। तो शिक्षा और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनके मध्य अटूट संबंध है। पहला है संस्कृति का संरक्षण, शिक्षा समाज की भाषा, कला और परंपराओं को सुरक्षित रखती है और भावी पीढ़ी को सौंपती है। दूसरा है संस्कृति का परिमार्जन यानी सुधार, शिक्षा समाज की रूढ़िवादी कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह को तर्क के आधार पर खत्म संस्कृति को शुद्ध और आधुनिक बनाती है। तीसरा है संस्कृति का विकास, अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से शिक्षा संस्कृति में नए मूल्य जोड़कर उसे उन्नत बनाती है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है सामाजिक संस्कृति की विशेषता लिखिए। सामाजिक संस्कृति समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न। पहला है हस्तांतरणीय, संस्कृति जन्मजात नहीं होती है बल्कि यह सीखी जाती है और परिवार व शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। दूसरा है परिवर्तनशील, संस्कृति स्थिर नहीं, यह समय और वैज्ञानिक खोजों के साथ लगातार बदलती रहती है। तीसरा है सामाजिक गुण, यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक धरोहर होती है। प्रश्न क्रमांक 17 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, बालिका शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि एक महिला को शिक्षित करने का अर्थ है पूरे समाज को शिक्षित करना। बालिका शिक्षा राष्ट्र के विकास की धुरी है। पहला है पारिवारिक विकास व स्वास्थ्य, एक शिक्षित मां बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुरु है। दूसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा बालिकाओं में व्यावसायिक कौशल विकसित करती है जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। तीसरा है सामाजिक कुरीतियों का अंत, शिक्षित बालिकाएं कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और अंधविश्वास जैसी कुप्रथाओं का डटकर विरोध कर सकती है। चौथा है राजनीतिक व सामाजिक चेतना, शिक्षा महिलाओं को उन्नत अधिकार के प्रति जागरूक बनाती है जिससे वे समाज के एक सशक्त नेता के रूप में उभरती हैं। निष्कर्ष, विद्यालय में मीना मंच जैसी गतिविधियों द्वारा बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ाकर बालिका शिक्षा को निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है बालिका शिक्षा की मुख्य चुनौतियां लिखिए। तो यद्यपि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी प्रयासों से बालिका शिक्षा में सुधार हुआ है, फिर भी जमीनी स्तर पर कई बाधाएं या विविधताएं विद्यमान हैं। पहला है सामाजिक रूढ़िवादिता, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी माना जाता है कि लड़कियों को केवल घर का काम करना है, इसलिए उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा है सुरक्षा की समस्या, स्कूल की दूरी अधिक होने पर छेड़खानी या असुरक्षा के डर से माता पिता लड़कियों को स्कूल जाने से रोक देते हैं। तीसरा है गरीबी और घरेलू कार्य, आर्थिक तंगी में माता पिता बेटों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं और बालिकाओं को छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगा देते हैं। चौथा है बुनियादी सुविधाओं का अभाव, विद्यालयों में अलग शौचालय और महिला शिक्षकों की कमी के कारण विशेषकर किशोरियां स्कूल छोड़ देती हैं। निष्कर्ष, इन चुनौतियों के समाधान हेतु सामुदायिक जागरूकता और स्कूल में बालिक अनुकूलन सुरक्षित वातावरण का निर्माण अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 18 है सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक शिक्षा से तात्पर्य देश के सभी वर्गों, बच्चे, युवा और प्रौढ़ को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने से है। पहला है लोकतंत्र की सफलता, जन शिक्षा नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। दूसरा है अंधविश्वास और कुरीतियों का नाश, वैज्ञानिक जन शिक्षा से समाज में तर्कशीलता आती है जिससे जादू टोना छुआछूत जैसी कुरीतियां दूर होती हैं। तीसरा है राष्ट्रीय एकता, शिक्षा पूरे देश को भावनात्मक रूप से जोड़ती है और जातिवाद तथा भाषावाद का संकीर्ण सीमाओं को तोड़ती है। चौथा है आर्थिक व स्वास्थ्य विकास, एक साक्षर समाज बीमारियों से बेहतर ढंग से बचाव कर सकता है और तकनीकी कौशल अपनाकर देश का आर्थिक विकास कर सकता है।
निष्कर्ष, सार्वजनिक शिक्षा जैसे साक्षर भारत अभियान देश की प्रगति का इंजन है, जो अशिक्षा के अंधकार को मिटाकर मानव संसाधन को सशक्त बनाता है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है, भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की समानता उत्पन्न करने के उपाय लिखिए। तो एक लोकतांत्रिक समाज में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक को समान शैक्षिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसे लागू करने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित। पहला है निःशुल्क शिक्षा का कठोर पालन। आरटीई एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाना। दूसरा है विशेष प्रोत्साहन योजनाएं। पिछड़े और गरीब वर्गों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना। तीसरा है समावेशी शिक्षा। दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में विशेषकर संसाधन जैसे रैंप, ब्रेल लिपि और विशेष शिक्षक का उपलब्ध कराना। चौथा है समान स्कूल प्रणाली। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार अमीर और गरीब सभी बच्चों के लिए पड़ोस का स्कूल समान होना चाहिए। पांचवा है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। ग्रामीण बालिकाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय विद्यालय खोलना। निष्कर्ष, इन उपायों को अपनाकर समाज से शैक्षिक असमानताओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 19 है निबंधात्मक प्रश्न। शिक्षक के व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो एक सफल शिक्षक केवल ज्ञान का भंडार नहीं होता, बल्कि वह कक्षा में शिक्षण कला का विशेषज्ञ होता है। शिक्षण के प्रति उसका व्यावसायिक दृष्टिकोण बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है। पहला है विषय पर पूर्ण अधिकार। शिक्षक को अपने विषय का गहन और अध्ययनत यानी अपडेट ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक का अपूर्ण ज्ञान छात्रों के मन में भ्रम पैदा करता है। दूसरा है शिक्षक विधियों का ज्ञान। शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षण विधियों जैसे खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि और कहानी कथन विधि का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह पढ़ाई को रोचक बना सके। तीसरा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता। शिक्षक को बच्चों की रुचियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं और मानसिक स्तर को समझ अपने शिक्षण को ढालना आना चाहिए। चौथा है कक्षा प्रबंधन। शिक्षक में कक्षा को असुरक्षित रखने की कला होनी चाहिए। यह अनुशासन भय के कारण नहीं, बल्कि विषय की रोचकता के कारण स्थापित होना चाहिए। पांचवा है निरंतर अध्ययनशील। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों को जानने के लिए शिक्षक को स्वयं एक आजीवन शिक्षार्थी होना चाहिए। निष्कर्ष, एक व्यावसायिक रूप से निपुण शिक्षक का ज्ञान प्रचारक मात्र नहीं, बल्कि सुविधादाता होता है, जो कि बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। के प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है शिक्षक के व्यक्तित्व गुणों का वर्णन कीजिए। तो छात्र सबसे अधिक शिक्षक के व्यक्तित्व और आचरण का अनुकरण करते हैं, इसलिए शिक्षक का व्यक्तित्व चरित्र समाज के लिए एक आदर्श होना चाहिए। पहला है धैर्य और सहनशीलता। कक्षा में सभी बच्चे एक समान गति से नहीं सीखते। कमजोर बच्चों को बिना झुंझलाए बार बार समझाने के लिए शिक्षक में अपार धैर्य होना चाहिए। दूसरा है सहानुभूति और प्रेम। शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति मित्रवत और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। जब बच्चा शिक्षक से डरेगा नहीं, तभी वह अपनी समस्याएं खुलकर बता पाएगा। तीसरा है उत्तम चरित्र व उच्च नैतिकता। शिक्षक को समय का पाबंद, ईमानदार और सत्यवादी होना चाहिए। शिक्षक का उच्च चरित्र छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। चौथा है सकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षक को हमेशा आशावादी रहना चाहिए और छात्रों की असफलताओं पर उन्हें निराश करने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पांचवा है प्रभावी संप्रेषण कौशल। शिक्षक को वाणी स्पष्ट और मधुर होना चाहिए। कक्षा में उनकी शारीरिक भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। निष्कर्ष, शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो बालक के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। एक महान शिक्षक केवल समझता नहीं, बल्कि प्रेरित करता है। प्रश्न क्रमांक 20 है आधुनिकीकरण की विशेषता लिखिए। तो आधुनिकीकरण से तात्पर्य मात्र पश्चिमी वेशभूषा या मशीनों का प्रयोग नहीं, बल्कि यह मानव के सोचने, समझने और कार्य करने के दृष्टिकोण में एक तार्किक और प्रगतिशील बदलाव है। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक समाज अंधविश्वासों या रूढ़ियों पर नहीं, बल्कि तर्क और विज्ञान पर आधारित होता है। हर घटना के पीछे तार्किक कारण को समझा जाता है। दूसरा है सामाजिक गतिशीलता व खुलापन। आधुनिकीकरण में जन्म आधारित जाति व्यवस्था का महत्व घट जाता है। योग्यता और शिक्षा के आधार पर कोई भी व्यक्ति समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। तीसरा है प्रौद्योगिकी का प्रयोग। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि हर क्षेत्र में नई तकनीकी जैसे इंटरनेट, एआई, स्मार्ट क्लासेस का व्यापक उपयोग होता है। चौथा है महिला सशक्तिकरण। आधुनिक समाज में लैंगिक समानता होती है। महिलाएं घर की चार दीवारियों के बाहर निकलकर हर क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। पांचवा है धर्मनिरपेक्षता। आधुनिक समाज में धर्म व्यक्ति का निजी मामला बन जाता है और सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। निष्कर्ष, शिक्षा आधुनिकीकरण का सबसे मजबूत हथियार है, जो समाज को संकीर्णताओं से निकालकर एक न्यायपूर्ण व वैज्ञानिक दिशा की ओर ले जाती है। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा है आधुनिकीकरण के लाभ एवं हानियां लिखिए। तो आधुनिकीकरण ने जहां एक और मानव जीवन को सरल, तार्किक और सुविधा युक्त बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ चिंताजनक नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। लाभ है पहला है जीवन स्तर में सुधार। चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी विकास से बीमारियों पर नियंत्रण हुआ है और मृत्यु दर घटी है। दूसरा है शिक्षा का प्रसार। ई लर्निंग और डिजिटल तकनीकों ने शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। तीसरा है समानता व स्वतंत्रता। आधुनिकीकरण ने जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रहार कर समानता स्थापित की है।
हानियां हैं तो पहला है पर्यावरण का विनाश। तीव्र औद्योगिकरण के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण अपने चरम पर है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। दूसरा है नैतिक व मानवीय मूल्यों का पतन। भौतिक सुख सुविधा की अंधी दौड़ में मनुष्य के अंदर से प्रेम, दया और परिवार की भावना खत्म हो रही है, जैसे एकल परिवार का उदय। तीसरा है मानसिक तनाव व अवसाद। मशीनरी और तेज जीवन शैली ने मनुष्य को अवसाद और तनाव जैसी मानसिक बीमारियों से घेर लिया है। निष्कर्ष, हमें आधुनिकीकरण को अपनाना है, लेकिन अपनी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को संरक्षित करते हुए। एक संतुलित और सतत विकास ही सही आधुनिकीकरण है। प्रश्न क्रमांक 21 है, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है। पहला है मुफ्त व्यापार की स्थापना। विभिन्न देशों के बीच आयात निर्यात पर लगे करों यानी टैक्सेस पर प्रतिबंधों को कम करना, ताकि वस्तुओं और सेवाओं का पूरी दुनिया में सुगमता से व्यापार हो सके। दूसरा है तकनीक का आदान प्रदान। विकसित देशों की उन्नत तकनीकी जैसे चिकित्सा, संचार और शिक्षा को विकासशील देश और गरीब देशों तक पहुंचाना। तीसरा है आर्थिक विकास और रोजगार सृजन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs के विस्तार से दूसरे देशों में निवेश बढ़ाना, जिससे वहां रोजगार के अपार अवसर पैदा हो और गरीबी दूर हो। चौथा है विश्व बंधुत्व, ग्लोबल विलेज की भावना। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदलना, जहां लोग एक दूसरे की संस्कृति और भाषा को सम्मान करें। पांचवा है वैश्विक समस्याओं का समाधान। जलवायु परिवर्तन, महामारी और आतंकवाद जैसे वैश्विक समस्याओं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से समाधान खोजना। निष्कर्ष, वैश्वीकरण का मूल उद्देश्य सीमाओं के पार एक ऐसा सौंदर्यपूर्ण वातावरण तैयार करना है जहां ज्ञान, पूंजी और संस्कृति का मुक्त प्रवाह हो सके। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा है वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा का एकीकरण होना है। इसने भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं को खत्म करके पूरी दुनिया को एक वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। पहला है पूंजी और व्यापार का मुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंध, टैक्सेस लगभग समाप्त हो गए हैं। कोई भी विदेशी निवेशक दूसरे देश में उद्योग और बाजारों में आसानी से निवेश कर सकता है। दूसरा है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। शिक्षा अब केवल एक देश की सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि छात्र ई-लर्निंग और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे विदेशी विश्वविद्यालयों की शिक्षा और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है संचार और सूचना क्रांति। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सैटेलाइट तकनीकी ने संचार को अत्यंत ही तीव्र बना दिया है। सूचनाओं का आदान प्रदान अब सेकंडों में विश्व स्तर पर हो रहा है। चौथा है श्रम व रोजगार की गतिशीलता। एक देश का कुशल मानव संसाधन जैसे भारतीय शिक्षक, डॉक्टर या इंजीनियर दूसरे देश में जाकर आसानी से अपनी सेवाएं दे सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पांचवा है संस्कृति आदान प्रदान। विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और विचारों को अपना रहे हैं। उदाहरण, भारत में पाश्चात्य वेशभूषा व तकनीकी का चलन है और विदेशों में भारतीय योग और आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता। छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ MNCs। बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs अब एक साथ कई देशों में अपना व्यापार और उत्पादन कर रही हैं, जिससे तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है। निष्कर्ष, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसने दुनिया को परस्पर निर्भर बना दिया है। एक शिक्षक के रूप में यह हमारा दायित्व है कि हम बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित करें और उन्हें इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें। तो दोस्तों, ये था MP DLED फर्स्ट ईयर का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।